सुदीप, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस टॉक में मुझे सहभागी बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में धन्यवाद माँ शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भी, जो इस तरह के प्रोग्राम बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिस बच्चों का भी उत्साहवर्धन होता है, समाज में लोगों को अवेयरनेस आती है और हमको भी सीखने का मौका मिलता है। बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट से उन लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। अभी बहुत ही सुंदर तरीके से आशीष जी ने इकोसिस्टम के बारे में सब कुछ बताया, बहुत अच्छी चर्चा की उन्होंने। मतलब वो उन्होंने बताया कि एक इकोसिस्टम हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का है, और वो जब ब्रीच होता है, किसी तरह से ब्रेक होने लगता है, तो वहाँ पर परेशानियां पैदा होती हैं। और उस अकेले इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण दूसरे इकोसिस्टम्स भी जो उससे रिलेटेड है, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा था कि वो ये कहना ये चाहते थे कि प्रत्येक जीव का, प्रत्येक कण का एक अपना इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में दूसरे कण, दूसरे जीव या दूसरे सहभागी भी हैं। तो एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सा वो इकोसिस्टम है। तो एक के इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस से दूसरे इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। और ये एक तरह से देखें तो तरंग की तरह है। जैसे पानी में तरंग तैरती है, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, और वो पूरा एक रिपल क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा की उन्होंने। आज का जो टॉपिक रखा है आपने, वो रखा है एनवायरमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसको साथ में शेयर करूंगा ताकि अपनी बात थोड़ा अच्छे से हम लोग रख पाए। प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या स्क्रीन पर? ओके, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज का जो विषय रखा गया वो एनवायरमेंट, हेल्थ है और वेलबींग है। बीइंग ए डॉक्टर, जब हम सामने आते हैं तो सबके मन में यह आने लगता है कि बहुत सारी बीमारियों की बात होने वाली है, और उसमें फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसका क्या इलाज रहेगा, और पता नहीं, हो सकता बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें करें, जो बिल्कुल कोर साइंस की बात हो सकती है या मॉडर्न मेडिसिन की बात हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो हमको समझ में ना आए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम किसी भी कोर डिजीज की बात नहीं करने वाले, और ना ही हम किसी उपचार की खास बात करेंगे। हम लोग एक बहुत ही जो कॉमन समस्या कह सकते हैं इसको, या स्थिति कह सकते हैं, मैं समस्या से ज्यादा स्थिति शब्द चुनता हूँ इसमें, क्योंकि ये परिवर्तनीय है और बदलता रहता है, तो इसको मैं स्थिति ही कहूंगा। अब हमारे यहाँ जो हम अपने वैदिक संस्कृति में सीखते हैं वो यही है कि सभी लोग सुखी रहें। इसके श्लोक भी हम लोग पढ़ते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति। सुदीप जी ने पहले ही बता दिया कि 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई और ह्यूमन एनवायरनमेंट पे बातचीत हुई, और जिसमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने कहा कि हमको एक विशेष दिन तय कर देना चाहिए, जिससे हम इस बिगड़ती हुए एनवायरमेंटल परिस्थिति को सुधार सकें और उस पर अच्छे से कार्य कर सकें। बाद में हर साल उसके अपने एजेंडाज बनते रहे, और 74 में घोषित किया कि एक थीम रहेगी, ओनली वन अर्थ। तो ये जो 1974 में हुआ, मुझे बहुत ही गर्व है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत लंबे समय से था, युगों पहले था। जो हमारे वेद और उपनिषद जिस समय स्थापित हुए, उस समय ही यह कह दिया गया था। हितोपदेश में ये हितोपनिषद है, वहां से उठाया गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो भावना उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली अर्थ एंड विच इज फॉर ऑल ऑफ अस, तो वो भावना हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। ये हमारी वैदिक संस्कृति में है और युगों से है। कलयुग से पहले द्वापर, त्रेता, और उससे पहले सतयुग में जब ये वेद और उपनिषद इनकी स्थापना हुई थी, तो उस समय से ही ये हमारे विचारधारा में है, हमारी परंपरा में है। बस समय अंतराल में हम कहीं ना कहीं इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही विस्मृत होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मौलिक नेचर है, हमारी प्रकृति है
कि हम चीज़ों को भूलते हैं, तो हमें उसे बार बार याद करना पड़ता है। और अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि प्रकृति माँ के समान है, तो माँ जैसे हम कुछ भूल जाते हैं तो हमको याद दिलाती है, तो प्रकृति भी हमको बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती रहती है कि नहीं, ये आपके लिए आवश्यक है और आप इसको याद रखें। बात यही नहीं खत्म हो जाती कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम उसके ऊपर भी प्रत्येक जीव के बारे में विचार करते हैं और हम कहते हैं ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सारे ही लोग हम चाहते हैं कि सुखी रहें, रोग मुक्त रहें, मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और सभी लोग सुखी रहें इस धराधाम पर। अब हम ज़्यादा इसके भूमिका न बनाते हुए सीधे आते हैं पर्यावरण जो शब्द है। मैं ये 3 जो शब्द चुने गए हैं आज की थीम के, तीनों को आपस में कोरिलेट करना चाहूंगा और मैं इनको देख पाता हूँ कि ये इतनी खूबसूरती से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बुने हुए हैं कि हम इसको पृथक कर ही नहीं सकते हैं। तो जो अंग्रेजी में इसकी अपनी एक परिभाषा है एनवायरनमेंट की, पर मुझे उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हिंदी के शब्द लगते हैं। एनवायरनमेंट शब्द जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जो है वो 2 अलग अलग शब्दों से, परि और आवरण। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब जिसने ढांक रखा है। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी कण का, किसी भी जीव के चारों तरफ का जो आवरण है वो उसका पर्यावरण है। और वो आवरण छोटा तो होता ही नहीं है, वो जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, आप दृष्टिया कर पाते हैं, वो आपका पर्यावरण है। तो वापस हम उसी भावना पे आ जाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपका पर्यावरण बन जाता है। अब चूंकि जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि सबका अपना एक इकोसिस्टम रहता है, तो प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना पर्यावरण है और उस पर्यावरण में आने वाले दूसरे जीवित प्राणी या जो निर्जीव हैं, हमारी वैदिक संस्कृति में कुछ निर्जीव नहीं होता, सभी कुछ जीवित है, परंतु अगर हम साइंस की भाषा में माने तो कुछ निर्जीव है, वो उनका भी अपना इकोसिस्टम है और वो सारे के सारे प्रभावित होते हैं। तो इसको हम अगर मूलतः देखें तो इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक है, जो 2 तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व वायु, जल, वर्षा, भूमि, पर्वत आदि, और दूसरे हैं मानवीय तत्व जो अप्राप्त प्राप्ति में प्रकृति से संरक्षण प्राप्त करते रहते हैं। मतलब एक देने वाला है और एक लेने वाला है, अगर हम इसको साफ साफ सिंपल भाषा में बात करें तो परंतु ये जो लेन देन की प्रक्रिया है ये इतनी म्यूचुअल है कि इसमें सामंजस्य की आवश्यकता रहती है, दोनों में एक उचित सामंजस्य होना चाहिए। और इस चीज को भी हमारे संस्कृति में बहुत पहले से ही दर्शाया गया। एक श्लोक आता है, ओम पूर्ण भदः पूर्णामिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्यते। इसका अर्थ यह रहता है कि हमको जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए किसी से भी। ये बिल्कुल हमारे पर्यावरण पे, हमारे आसपास की प्रकृति पर भी लागू होता है। हम अगर जब किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक दोहन करने लगते हैं तो वो डेफिशिएंट हो जाती है। जैसे हमारी माँ ही है, पूरे दिन अगर हम उससे काम कराते रहते हैं वो हमारे लिए लगी रहती है, और जितना आवश्यक है उससे ज्यादा अगर आवश्यकता से अधिक कार्य करती है तो वो बीमार हो जाती है। बीमारी की अवस्था में वो तो प्रभावित होती है, उसका शरीर तो बिल्कुल प्रभावित होगा, साथ साथ हम भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो हमारी अन्नपूर्णा है, वो हमको अन्न जल आदि देती है, तो वो हम उससे भी कहीं ना कहीं हमको नहीं मिल पाएगा। तो जो ये हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, इसको हम लोग 3 भागों में समझ सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप लोगों को लगने लग रहा होगा कि ये तो डॉक्टर साहब है, हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, पर्यावरण का वर्गीकरण बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये यहीं से हम लोग अभी उस तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा। तो हम अगर देखें तो हमारा एक फिजिकल पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण है, दूसरा हमारा सोशल सामाजिक पर्यावरण है, और तीसरा हमारा कल्चरल या सांस्कृतिक पर्यावरण है। मैंने तीनों की चर्चा यहाँ पे इसलिए की क्योंकि ये तीनों ही पर्यावरण उतने महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ दिखने वाले हैं, कुछ दृष्टिगोचर हैं, और कुछ जो है वो दृष्टि से परे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अभी वायरस की बात हो रही थी, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो है,
उसका अस्तित्व है वो हमें प्रभावित करता है, हम महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे कल्चरल और हमारे जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमें पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियों को भी निर्धारित करते हैं, वो हमको दिशा भी प्रदान करते हैं अगर हम उन्हें समझ पाएँ तो। और जो हमारा भौतिक एनवायरनमेंट है वो तो सीधे सीधे आपके दृष्टिगोचर है, वो हमारे हेल्थ को और हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है या फिजिकल भौतिक पर्यावरण है उसमें हमारे आसपास की हवा है, पानी है, जो हमारा हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सब है, एक्सेस टू मेडिकल केयर है, जो भी आपको दिखाई देता है, जो चीज़ें भी दृष्टिगोचर हैं वो सारी की सारी वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जो संबंध है वो सोशल एनवायरनमेंट है और कल्चरल वो हैं जो हमारे परंपरा में हैं, जो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। पर्यावरण और प्रकृति अगर हम देखें तो पर्यावरण जो है वो प्रकृति का दूसरा रूप कह सकते हैं या हम इनको एक दूसरे से पूरक मान सकते हैं। मुझे कहीं कहीं लगता है कि प्रकृति जो है वो एक विशाल शब्द है, विशाल उसका अपना स्वरूप है और पर्यावरण कहीं उसका एक छुपा हुआ, जैसे हमारे शरीर में चित्त और चेतना है ठीक उसी तरीके से पर्यावरण उसका अपना हिस्सा है। जो प्रकृति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्र और कृति। तो प्र का मतलब होता है श्रेष्ठ और कृति का मतलब होता है रचना। तो प्रकृति वो रचना है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे परमात्मा ने हमको बना के दी है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग हमारे अपने स्वयं के लिए भी होता है, स्वयं की प्रकृति होती है, उस मनुष्य की प्रकृति है, किसी जीव के लिए होता है, किसी वस्तु के लिए भी होता है, वस्तुओं की भी प्रकृति होती है। पंखे की प्रकृति है हवा देना, एसी की प्रकृति है ठंडक प्रदान करना। तो प्रकृति सभी, चाहे वो जीव हैं चाहे निर्जीव हैं, सबकी प्रकृति होती है। और चूंकि ये पूरक है पर्यावरण का, तो अभी हमारी पुरानी वाली बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है कि पर्यावरण में जीव और निर्जीव सभी मिल करके उसको पूरा बनाते हैं। प्रकृति से ही सृष्टि का बोध होता है और इससे ही हमें मूलत्व की भावना आती है। अब जो प्रकृति है यह दो प्रकार की है, प्राकृतिक और मानव प्रकृति। प्राकृतिक प्रकृति में 5 तत्व जो हमें दृष्टिगोचर हैं, कुछ वो और जो नहीं दिखाई देते सिर्फ महसूस होते हैं, वो आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मानव प्रकृति में कुल मिलाकर के 8 तत्व हो जाते हैं, जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं भूमि रूप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा। ये गीता में 7वें अध्याय में 4था श्लोक है। वो ये बताते हैं कि ये 5 तत्व तो हमारे पास आई हैं मानव शरीर में, इनके अलावा 3 और हैं। तो ये 5 जो भौतिक तत्व हैं, जो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, इनका एक सामंजस्य है और इनमें आपस में लेन देन हमेशा चलता रहता है। बाहर से आप वायु लेते हैं और अंदर से वायु छोड़ते हैं, फिर वही वायु बार बार परिवर्तन होती रहती है। ठीक इसी प्रकार से जल में भी हम करते हैं कि बाहर से जल ग्रहण करते हैं और मूत्र विसर्जन के रूप में वो जल निकालते हैं। तो वो चाहे दूषित है चाहे वो स्वच्छ है, परंतु उसका हमेशा लेन देन चलता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो आप इससे बच ही नहीं सकते कि ये 5 तत्वों में से कोई भी एक प्रभावित हो और हमारा शरीर बच जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे जो परोक्ष रूप में काम करने वाले हैं वो हमारे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। जब ये हमारे अंदर की इन 5 तत्वों को रेगुलेट करना शुरू करते हैं, वहां पर कोई एक प्रभावी हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि मन की भी अपनी प्रवृत्ति है, बुद्धि की भी अपनी प्रवृत्ति है, इनकी भी अपनी प्रकृति है। तो प्रकृति इन पर भी लागू हो जाती है। तो ये अपनी प्रकृति के हिसाब से जब उसको रेगुलेट करते हैं तो वो उस तरह के विकार उत्पन्न करना शुरू करता है। और यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से शुरुआत होती है एक इकोसिस्टम के इम्बैलेंस की। तो जो हेल्थ है, अब हम आते हैं हेल्थ पर। हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन WHO के द्वारा वो दी गई कि इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड ऑफ इट्स ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये डेफिनेशन है, याद करने के लिए अच्छी है। हिंदी में साफ साफ स्वाभाविक तौर पर अगर हम कहें तो ये एक स्थिति है, परिस्थिति है, जिसमें हमारा भौतिक, मानसिक और सामाजिक तीनों सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम माने जाएंगे कि स्वस्थ हैं। बड़ा ही सही शब्द आया, स्वस्थ हैं, है ना। क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। स्वस्थ जो शब्द है
वो अपने आप में ही सबका पूरा विवरण है। स्वस्थ शब्द आता है स्व, धन, स्थिति, हम किस प्रकार से स्थित हैं। और ये इससे भी बढ़कर है, जब मनुष्य अपने आत्मा को मतलब स्वयं को जान लेता है और उसमें स्थित हो जाता है तो वही स्वस्थ कहलाता है, ऐसा वैदिक परंपरा में माना जाता है। और जो स्वस्थ है वही उसका स्वास्थ्य है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे पास में वो 5 तत्वों वाला एक बाह्य आवरण था और वो 8 तत्वों वाला आंतरिक आवरण था, जिनमें लगातार आपस में लेन देन चल रहा था। तो ये 5 तत्व जो है वो कुछ तो इनमें लेन देन प्रत्यक्ष रूप से होता है जैसा कि मैंने बताया, परंतु कुछ परोक्ष रूप से भी होता है। आप कहेंगे कैसे? परोक्ष रूप में भाई हवा ले रहे हैं, लेकिन आप हवा महसूस भी तो कर रहे हैं, हवा की सुगंध है, हवा की दुर्गंध है, और उसके बाद में जो एक भावना आपके अंदर जागती है, सुगंधित हवा लेते हैं, मन को अच्छा लगता है, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो ये उसका सेकंड पार्ट है जो परोक्ष है। तो इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसेंडेंस। ये परोक्ष रूप से भी वहां पर काम कर रहा है, तो इतना ज्यादा प्रभाव रहता है। और हम इन्हीं 5 चीजों को जो बाहर उपलब्ध हैं, जो पहले से उपलब्ध थे, उनको हम डिस्टर्ब करते हैं बार बार, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अब अगर हम देखें तो हमारे सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बाह्य पर्यावरण है और आंतरिक पर्यावरण है। उसमें 8 कंपोनेंट हैं, इसमें 5 कंपोनेंट हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और अनुपाती भी हैं। यदि एक में मान लीजिए 1% गड़बड़ है तो दूसरे में भी 1% गड़बड़ आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें, लेकिन जो इनका एक तो आंतरिक रेगुलेशन हो गया। आपका मन अगर नहीं कहता कि आप पानी पिए तो आप नेचुरली पानी कम पिएंगे और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको प्रत्यक्ष है, परंतु इसका एक परोक्ष भी है। उसी तरह से वो अपनी प्रकृति के अनुसार वो आप में बदलाव लाता रहेगा और आप बाह्य वातावरण जो आपका है उसमें उस तरह के बदलाव प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे और उस तरह के बदलाव लाएंगे भी। जैसे कि आपका मन बदल जाता है, आपने अपने अंदर जो बदलाव आए उसके कारण बाहर आप दूसरों से व्यवहार अलग करने लगते हैं, आप पेड़ पौधे काटने लगते हैं। तो ये आपके अपने मन और बुद्धि से उत्पन्न हुई ही तो भावना है कि आपने पेड़ काट दिया, या आपने जल को दूषित कर दिया, या फिर आपने वायु को दूषित कर दिया, या कि हम उन चीजों पर नियंत्रण रखना भूल गए। हम कहीं ना कहीं अपने उस मन के जो खो गया है, जो कहीं गलती से चीजों की बस उपलब्धियां मिल रही हैं, या आपने जो यूटिलिटी इकट्ठा की है, या आपने जो पैसे कमा लिए हैं, उनको वो अपना आनंद समझने लगा है। तो वो इस भूल में, जब इस भूल में आ जाता है तो उस आनंद की प्राप्ति। हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपस में एक्सचेंज है, और इसमें जितना आप आंतरिक वातावरण शुद्ध रखते हैं उतना ही आपका बाह्य वातावरण शुद्ध होता चला जाता है, और उससे ही जो बाहर का प्रभाव है वो स्वतः सब बैलेंस में आ जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं शायद गलत रास्ते पे हैं, हम अंधेरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। हमें सच में उजाले की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आंतरिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वो आंतरिक परिवर्तन आएगा, आप स्वतः बाहर में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं जो अलग अलग घटक थे, जैसे पृथ्वी है, तो इससे जो शरीर में उत्पन्न होने वाली क्या बीमारियां होती हैं वो है डिजेनरेटिव डिजीज। कि हम जिस तरह का खान पान करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, वो रहन सहन हमारे शारीरिक विकारों को उत्पन्न करता है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थराइटिस, स्पाइन की समस्याएं, ये सब जो है डिजेनरेटिव डिजीज कहलाती हैं। या समय अंतराल में हार्ट में होने वाली दिक्कतें, लिवर में गड़बड़, आंतों या पेट में गड़बड़ हो जाना, ये सब डिजेनरेटिव डिजीज के अंतर्गत आता है। तो इसको जो रेगुलेट करने वाला घटक है वो पृथ्वी है। ठीक इसी तरीके से जो जल में समस्याएं होती हैं उसमें वो ब्लड के डिसऑर्डर्स उनसे काफी रिलेट करते हैं। तेज हम सब समझते ही हैं, फीवर है। वायु तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, कोरोना वाला टाइम चल रहा है तो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब वैसे ये कहना गलत होगा कि ये किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वायु किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हम हैं
जिन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, हमें ने दूषित किया है, हम उसको ग्रहण करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ही तो हैं जो उसको प्रभावित भी कर रहे हैं और उसके कारण स्वयं भी प्रभावित हो रहे हैं। आकाश जो है वो ध्वनि और बाकी उससे होने वाली बीमारियां हैं। मन, बुद्धि तथा अहंकार जब ये दूषित हो जाते हैं तो हमको मेंटल इलनेस होने लगती है। हम समाज के हिसाब से कार्य नहीं करते। अब इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जो हमारा बाह्य वातावरण है वो जब भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है तो उसमें हमको एलर्जीज होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं। जैसे अभी आशीष जी कह रहे थे, बहुत सारे परजीवी रहते हैं तो उनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। विषाणु हैं बाहर से आ जाते हैं, या हम हेलमिंथ या प्रोटोजोआ ले लेते हैं, जिनके कारण बहुत सारी बीमारियां, कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज भी होती हैं जैसे मॉस्किटो। तो किसी समय जब हम ही करते हैं ना कि हमारे यहाँ कूलर रखा हुआ है, पानी नहीं बदला है, तो हमने उसके इकोसिस्टम को खराब किया और वहां पे मच्छर पनप गए। फिर मच्छर जो है वो हमको मलेरिया करते हैं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं देखें तो इसके मूल में हम स्वयं ही हैं। हम स्वयं ही प्रकृति में बदलाव करते हैं और फिर उसके कारण स्वयं ही उससे सफर करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हवा में होने वाली दिक्कतें हैं उनमें सीओपीडी होती है, अस्थमा होती है, स्ट्रोक भी कुछ पेशेंट में देखा जाता है। कैंसर्स टॉक्सिक वेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं। पूरा क्षेत्र ही है हमारे अपने देश में है, बठिंडा के पास में, जहां पर लोग कैंसर से प्रभावित रहते हैं इंडस्ट्रीज के कारण। न्यूरोपैरालाइटिक गैसेस हम जानते हैं, अभी स्टायरिन गैस का लीकेज हुआ था और उससे काफ़ी दिक्कत हुई थी साउथ में। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ थी। पहले भी हमको पता है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई है, चेरनोबिल गैस ट्रेजिडी हुई है, जिसने सालों साल लोगों को अनन्य विकारों से पीड़ित रखा है। कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, जैसे जैसे नॉइज का लेवल ज़्यादा रहता है, बाहर नॉइज पोल्यूशन है और उससे हमको हियरिंग लॉस होता है, उतना ही ज़्यादा हम इरिटेशन महसूस करते हैं, बिहेवियरल बदलाव भी आते हैं। और ये सब जब इकट्ठा हो जाता है तो हम उसी सिचुएशन को स्ट्रेस सिचुएशन बोलने लगते हैं। अभी थोड़ी सी बात हो रही थी कि कोविड ने हमारे वातावरण को प्रभावित किया है। बहुत सारे लोगों का मत है कि उसने अब बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, वातावरण में अच्छा प्रभाव डाला है। ठीक है, कुछ इंडाइसेस जो है वो हवा की और पानी की सुधरी भी हैं, परंतु हमने इस बीच में हवा को अलग तरीके से उसका दोहन किया है। और जो भूमि का पॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारा हॉस्पिटल वेस्ट निकला है, तो वो या तो जल में जाता है या भूमि में जाता है या एयर में जाता है, या तो हम उसको एशेज में कन्वर्ट करते हैं या लैंड फिलिंग करते हैं या फिर उसको समुद्र में बहा देते हैं, जहाँ पे जैसी परिस्थिति है, जहाँ के जैसे नियम है, तो उसके हिसाब से कार्य किया जाता है। परंतु वो इन्हीं 3 घटकों को दूषित कर रही है। और इस बीच में हम चूंकि घर में रहे तो हमने बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग किया है। साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल बढ़ गया है, लोगों को आइसोलेशन में रखना पड़ा, वार्ड्स में भी इस्तेमाल हुआ, तो इनका कंजम्पशन बढ़ा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जहां एक घटक को अच्छा किया है, वहां कोविड सिचुएशन ने दूसरे घटकों को भी गड़बड़ किया है। अब है कि ये इसमें तीसरा हिस्सा था वेलबींग। वैसे तो वो हेल्थ का पार्ट ही था, हम अगर देखें तो हम इस तरह से समझते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है और हेल्थ जो है वो वेलबींग से ही डिफाइन हो रहा है। तो हम इस कंप्लीट वेलबींग को कैसे हासिल करें, कैसे हमारा मेंटल वेलबींग होगा, कैसे हमारा फिजिकल वेलबींग होगा और कैसे हमारा सोशल वेलबींग होगा। तो ये इसका कहीं ना कहीं रिलेशन निकाला। आज से कुछ 5000 वर्ष पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सवाल पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। उन्होंने कहा कि जो हमारा मन है वो बिल्कुल वायु के समान चंचल है, उसको मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है। तो जिस तरह से वायु को पकड़ना मुश्किल होता है, उसको मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, हम इसको कैसे काबू में लाएं। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा, ये हमारा मन ही तो है जो हमें विकार उत्पन्न करता है, ये मन ही है जो हमारे वातावरण को हमसे दूषित करवाता है, और ये मन ही है जो पेड़ कटवा रहा है, नदियों को दूषित करा रहा है, अधिक दोहन करा रहा है। हमारे अंदर चीज़ों को पाने की प्रबल इच्छा बढ़ जाती है और जिसको हम गलती से कहीं ना कहीं हैप्पीनेस समझने लगते हैं। तो भगवान ने ठीक अगले श्लोक में इस चीज़ का निराकरण किया अर्जुन के लिए। उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किस चीज़ से ठीक होगा, किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं? अभ्यास से,
और वैराग्य से। तो वैराग्य की बात हम लोग नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने अभ्यास की बात की। तो अभ्यास वो मन को कंट्रोल करने का ही नहीं, हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ठीक करने का भी करना होगा। तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्या अभ्यास करेंगे, अपने को वो आदत डलवाएं जो हमारे आंतरिक वातावरण के लिए भी शुद्ध है और बाहर के लिए भी शुद्ध है। तो हमें अपना अंतःकरण भी शुद्ध करना है और बाह्यकरण भी शुद्ध करना है। जब हम ये करने लगेंगे, बाह्यकरण कैसे शुद्ध होंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप उस चीज को समझ पाएंगे कि बाहर की शुद्धता कैसे होगी। जैसे कि हम पूजा करने से पहले नहाते हैं, नहाने के लिए हमको स्वच्छ जल चाहिए होता है, तो हमको स्वच्छ जल तभी मिलेगा जब किसी नदी में स्वच्छ जल होगा। हम उसी को अशुद्ध करने लगेंगे तो ये दिक्कत वाली बात रहेगी। ठीक उसी प्रकार से है कि हमको अच्छी सांस लेनी है बाहर से, तो उसके लिए हमको पेड़ पौधे रखने पड़ेंगे। हमको अच्छा दृश्य देखना है, अच्छी ग्रीनरी रखनी है, तो हमको वो उसके लिए जंगल आदि नहीं काटने हैं, पेड़ ढेर सारे रखने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग देखें तो जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो अगर हम बाह्य करण और अंतःकरण दोनों शुद्ध रखते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को डेफिनेटली पोल्यूट होने से बचाते हैं, खराब होने से बचा लेते हैं। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन। अब ये कैसे करें, ये प्रैक्टिसेस भी कैसे करें, तो हम ये इसको बहुत अच्छे से तब कर सकते हैं जो हमारा बाहरी वातावरण है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पास आसपास के जीव हैं, उनको हम अपने जैसा ही महसूस करें। तभी हम उनका दोहन कम करेंगे, उनके प्रति हमारी भावना डेवलप होगी। और हम अपनी माँ को, हम कहते हैं धरती माँ है, प्रकृति हमारी माता है, परंतु हम उसको उस तरह का सम्मान नहीं देते। यदि हम अब उसको वास्तव में माँ समझना शुरू करेंगे तो हम धरती को भी उतना ही सम्मान देंगे, प्रकृति को भी उतना ही सम्मान देंगे। और वो तो माँ ही है, वो तो कभी हमारा नुकसान करती ही नहीं है। तो वो उसका दोहन कम कर देंगे तो वो बीमार होना कम कर देगी, और वो जितना प्रसन्न रहेगी उतना ही हमको अच्छी खाद्य सामग्री मिलेगी, हम उतना ही अच्छे से रह पाएंगे। और क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, वो कौन से अभ्यास करने चाहिए? सब लोग कहते हैं परोपकार करना चाहिए, हमारी आगे की जनरेशन्स क्या सीखेंगी, और मैं तो कहता हूँ कि आप वो सब भूल जाइए। हमने नहीं देखा भविष्य में क्या होने वाला है, कौन सी जनरेशन आने वाली है। स्वार्थी बन जाइए, अपने लिए करना है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे स्वच्छ पानी हमको कैसे मिलेगा अगर स्वच्छता नहीं रहेगी जल में, तो हमको जो चाहिए हमको उसके लिए व्यवस्था करनी है। और उसके लिए जब हम व्यवस्था करना शुरू करेंगे तो हम वापस उस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने लगते हैं। तो हम लोग, अगर हमको चाहिए शुद्ध हवा चाहिए तो हम उसको, अगर हमको शुद्ध चाहिए तो हमको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। हमको जो है वो पानी को शुद्ध करना है तो उनमें गंदगियां कम बहानी पड़ेंगे, नाले कम खोलने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हम बिजली की बचत कर सकते हैं, वो अपने पैसे बचाने के लिए भी कर सकते हैं। और 3 कमरे में अगर अलग अलग एसी चलाएंगे तो 2 एसी हमको अलग परचेज करने पड़ते हैं। तो हम उस तरह से इन स्वार्थों के द्वारा भी सोच सकते हैं कि किस तरह से हमको अपने को सुधारना है। अगर हम ये देखते हैं कि स्वच्छ वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, तो हमको अत्यंत सुंदर लगता है। और ये देखिए, बाह्य वातावरण जितना अच्छा होता जा रहा है, आपका अंतःकरण भी स्वतः शुद्ध होता जा रहा है। तो ये सिद्ध करता है एक दूसरे के पूरक है, ये अलग अलग नहीं है, पृथक नहीं है। जैसे जैसे आप अंदर से ठीक करते हैं बाहर ठीक होता है, बाहर जैसे ठीक होता जाता है वो आपके अंतःकरण को भी उतना अच्छा करता जाता है। हम सभी जानते हैं चिड़ियों के गुनगुनाने की आवाज़ हम सभी को पसंद आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस अपने जीवन में ला सकते हैं। और क्या करना है, स्वार्थी होने से ज्यादा है, अगर हम स्वार्थी बन भी गए तो बुरा नहीं है, अपने से प्यार करिए। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने लगेंगे तो आप बहुत सारी हेल्दी प्रैक्टिसेस खुद ही करना शुरू करते हैं। और ये जो 5 तत्व मैंने अभी बात की थी, अग्नि जल वायु आकाश इत्यादि, इनको आप बैलेंस में रखें। और जो हमारी माँ प्रकृति है, इसको हम जानना चाहिए। हमको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि ये हमसे कभी कुछ लेती नहीं है, सिर्फ देने का ही कार्य करती है। बस प्रेम चाहिए, एक भावना चाहिए जो हम उसको नहीं दे रहे हैं। और यही वो सिम्बायोसिस है, यही वो म्यूचुअलिज्म है जो हमारे और इस माँ के बीच में है। और इनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने विचारों को शुद्ध करें, उन्हें साफ करते रहें लगातार। सुदीप जी की टॉक में आते रहें।
तो वो हमारी विचारों को शुद्ध करते रहेंगे, हम एक दूसरे से इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज कर पाएंगे। और कुछ मंत्र हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, परंतु उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जैसे कि यही है, ओम देव शांतिरक्षरम अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांतिरेव शांति सा माँ शांतिरेधि ओम शांति शांति। इसको हम हर पूजा में सुनते हैं, पर शांति की प्रार्थना भी करते हैं, परंतु स्वयं ही इसको फॉलो नहीं करते। तो हम जब ये शांति बिठा लेंगे, प्रकृति से ये शांति बिठा लेंगे, उनको शांत रखने की कोशिश करेंगे, तो हम जरूर सफल होंगे। ना तो कोई सुनामी आएगी, ना ही कोविड का प्रकोप होगा, ना ही हम लोग इतने प्रताड़ित होंगे और किसी प्रकार की पीड़ा झेलेंगे। 3 चीजें हमको इसमें ये क्रमानुसार है, इनको समझना जरूरी है। जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस। जॉय जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कि भाई हमको अच्छा लगा, ठीक है, तो हम वो अच्छा लगता है, परंतु इसमें इमोशन नहीं होता। आपने देखा, हाँ भाई पर्दा खरीद के लाए, अच्छा था, कपड़ा खरीद के लाए, अच्छा था, परंतु ये इसमें कोई इमोशन नहीं रहता। ये जॉय है। लोग इस लेवल पे भ्रमित हो जाते हैं, अधिक कपड़े खरीदना है तो भाई, या आपने यूटिलिटी कार खरीद ली, एक घर में 4 कारें हैं, जब आवश्यकता नहीं है तो आपको उस यूटिलिटी को कहीं और हम डाइवर्ट कर सकते हैं, अपनी उस एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम हैप्पीनेस, जिसमें इमोशन तो होता है लेकिन वो हाईएस्ट लेवल नहीं है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं किस लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। हम लोग ये अपने मन में सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाने से, बाइक जो बच्चे हैं बाइक चलाते होंगे, बाइक चलाने से हमको जॉय तो मिलता है, हैप्पीनेस नहीं रहती। हैप्पीनेस थोड़ी सस्टेनेबल होती है भौतिक एनवायरनमेंट में, वो जो थोड़े लंबे समय तक रहे, सेटिस्फेक्शन दे, तो वो हैप्पीनेस है। और तीसरा कंपोनेंट है ब्लिस। तो ये ब्लिस जो है ये लास्ट स्टेज है। जब आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण को दोनों को ही शुद्ध रखेंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और सभी पीड़ाओं से अपने को भी मुक्त रखेंगे, दूसरे जीवों को भी मुक्त रखेंगे और प्रकृति भी सभी पीड़ाओं से मुक्त रहेगी। तो मैं इस इकोसिस्टम के साथ में अपना इकोसिस्टम ठीक रखें, बाह्य इकोसिस्टम ठीक रखें और ब्लिस को समझें कि ये एक इकोसिस्टम है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुदीप।